नमस्कार मित्रों, सत्य की विजय में आपका स्वागत है। मैं हूं विजय त्रिवेदी। आजकल जियोपॉलिटिक्स में दुनिया भर में बहुत हंगामा मचा हुआ है। बहुत सारा शोर है, बहुत सारी एक्टिविटीज है। युद्ध की संभावनाएं, तीसरे विश्व युद्ध की संभावनाएं, आशंकाएं जो है बढ़ रही हैं। रूस यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, वो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। इसराइल गाजा की बात चल रही है और अमेरिका में तो ट्रंप साहब का मूड कब क्या बिगड़ जाए, कब क्या बन जाए, इसका हिसाब किताब ही नहीं पता। भारत के साथ उनके रिश्तों में भी उठापटक चल रही है, कभी ऊपर कभी नीचे कुछ कुछ चल रहा है, कभी उनकी दोस्ती रहती है। वो आए दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो को टेरिफिक और अपना सबसे पसंदीदा दोस्त बताते हैं, लेकिन भारत के साथ रिश्तों में थोड़ी सी परेशानी हुई है। तो हमने कहा कि भारत और अमेरिका के रिश्तों और जियो पॉलिटिक्स पर चर्चा की जाए। एक बेहद खास मेहमान के साथ, पूर्णिमा नाथ जी, जो रहती तो अमेरिका में है, विस्कॉन्सिन में है इस वक्त, लेकिन उनका दिल हिंदुस्तान में बसता है। पूर्णिमा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। पॉलिटिकल एक्टिविस्ट भी हैं, चुनाव भी लड़ती हैं, डिबेट भी करती हैं, ऑथर भी हैं, और हिंदुस्तान उनके दिल में बसता है, ये खास बात है। पूर्णिमा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू वेरी मच कि आपने टाइम निकाला हमारे लिए। तो आपके जो मित्र हैं ट्रंप साहब, उनका मूड कैसा चल रहा है आजकल इंडिया के साथ? थैंक यू सो मच विजय जी। नमस्ते, जय हिंद। बहुत अच्छा लगा आपने हमें याद किया। नहीं, अच्छा बहुत लगता है आपको? इंटरेस्टिंग टाइम चल रहा है विजय जी। ट्रम्प साहब तो अपनी दुनिया में जीते, उनको क्या फर्क पड़ता है लोगों के ऊपर क्या बीत रहा है या दुनिया में क्या हो रहा है, उनके पॉलिसी में इम्पैक्ट किसको कहाँ पे हो रहा है, उनको क्या फर्क पड़ता है। अनफॉर्चुनेटली आपको याद है उन्होंने जब कैंपेन किया था, ही एक्चुअली हैड 180 डिग्री ऑपोजिट कैंपेन यस, प्रोमिसेस। अब सारा प्रोमिस। उल्टा हो गया। ये तो हम लोग एक्चुअली एक्सपेक्ट भी नहीं किए थे कि यहाँ पे हम पहुंचेंगे, बट आई गेस सबका एक एक सत्ता का एक लालच होता है, उसको रखने के लिए कुछ भी करने का जो एक ग्रीड होती है, एक लालच होती है, वो यहाँ पे भी दिखती है। तो अनफॉर्चुनेटली इनकी जो पोजीशन है वो पोजीशनल पावर के हिसाब से दुनिया में हलचल मच गई है। तो इंडिया हमारे आपके नरेंद्र मोदी साहब को तो बहुत दोस्त है, लेकिन पीछे से छुड़ा भी मारते। तो ये हम लोग पहले देखे पॉलिटिक्स के हिसाब से, इन्वेडर्स के हिसाब से तो कोई डिफरेंट नहीं है। ट्रम्प साहब ने ये लिटरली मास्क को निकाल दिया है, ये अनवेल्ड इट। एंड आप कह रहे थे कि वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ जा रहे थे। मेरे को तो लगता है विजय जी, वर्ल्ड वॉर 3 में हम लोग है, ऑलरेडी है। क्योंकि ओके। इन जनरल स्पीकिंग इंफॉर्मेशन वॉरफेयर तो चल रहा है, काफी साल से चल रहा है। साइकोलॉजिकल वॉरफेयर बोल लीजिए, प्रोपागेंडा साइऑप्स बोल लीजिए, आप नैरेटिव कंट्रोल, माइंड कंट्रोल बोल लीजिए, ये तो कॉन्स्टेंटली चल रहा है। अब ऊपर से आप ड्रोन टेक्नोलॉजी, एयरफेयर का टेक्नोलॉजी का जो सिचुएशन चल रहा है, स्पेस की टेक्नोलॉजी जो चल रहा है, वो भी वॉरफेयर में शामिल है, आपको पता ही है। ऑन टॉप यस। ऑफ इट आप प्रॉक्सी वॉर देख लीजिए, यूक्रेन गाजा का सिचुएशन देख लीजिए, आप इकोनॉमिक वॉरफेयर देख लीजिए, सैंक्शंस हो जाए, टैरिफ हो जाए, डॉलर या द करेंसी का मैनिपुलेशन और उसका वेपनाइजेशन देख लीजिए। तो ये आप लिटरली आप हर एंगल में आप देख लीजिए, वॉर कभी खत्म नहीं हुआ। बिल्कुल। वर्ल्ड वॉर 1 अगर आप ट्रेंचेस और एम्पायर की बोल सकते हो, वर्ल्ड वॉर 2 आइडियोलॉजीज बोल सकते हो, वर्ल्ड वॉर 3 तो आप यहाँ पे कोई देयर इज नो सीमाना ही नहीं है। कोई प्रिंसिपल ही नहीं है, कोई इसका लॉजिक नहीं देयर इज नो है। प्रिंसिपल, देयर इज नो वैल्यूज, लेकिन वो पीछे पीछे वैल्यूज की बात करते हैं। वही मतलब मुझे हैरान करती है कि देखो, जो वैल्यूज और प्रिंसिपल्स की बात करती है, उन तो कभी अपने वैल्यूज और प्रिंसिपल्स के बारे में सुना नहीं। इन्वेजन करते हो, बोलते हो लीडरशिप है। किसी पे बम गिराते हो, बोलते हो कि ये डिप्लोमेसी है। डिप्लोमेसी किसी को तारीफ लगा के, सैंक्शन लगा के उनका इकोनॉमी खत्म कर दिया, वो बोलते हो स्ट्रेंथ है। वो मुझे समझ नहीं आता। इट्स एंड दिस इज फ्लाइंग। मेजॉरिटी ऑफ द पीपल ग्लोब में वो उसका सही तरह काउंटर नहीं कर पा रहे। तो जी।
मुझे तो मैंने पॉलिटिक्स में इसीलिए आई थी, मैं जस्टिस के लिए काम करना चाहती हूँ, पब्लिक सर्विस के लिए काम करना चाहती हूँ, बट सबको पता है पॉलिटिक्स कितना गंद है और गंद में भरा पड़ा हुआ है। ये सिर्फ लेकिन पॉलिटिक्स तो अच्छे काम के लिए भी, एक्चुअली पॉलिटिक्स तो है अच्छे काम के लिए, लेकिन हम इंडिया यूएस रिलेशनशिप पे बात करें उससे पहले मैं ट्रम्प साहब को थोड़ा सा समझना चाहता हूँ आपसे कि जो अभी किया ये तो ऐसा लगता है हमारे मोहल्ले में, दिल्ली में या उत्तर प्रदेश के किसी इलाके में या बिहार के किसी इलाके में या देश के किसी इलाके में जो गुंडागर्दी होती है कि चलिए उठा लाइए, तो माधुरी साहब को उठा लिया वेनेजुएला से, फिर मेरी सिक्योरिटी के लिए ग्रीनलैंड की जरूरत है तो वो ग्रीनलैंड को उठा लेंगे, उसको करना है, क्या करना है, कब करना है, भरोसा नहीं है। ईरान के साथ जैसा वो रिश्ता कर रहे हैं, जेलेंस्की के साथ जिस तरह से उन्होंने कहा कि वो अब इच्छा नहीं उनकी है, पुतिन के साथ उनका बिहेवियर, फिर इंडिया के साथ बिहेवियर, तो इसको आप कैसे देखते हैं? मतलब ये सिर्फ गुंडागर्दी है ट्रंप की या कोई अमेरिका में इसको कैसे देख रहे हैं? पहले इसको ये समझाइए कि ट्रंप साहब जो ये कर रहे हैं क्यों ऐसा बिहेवियर है। पहले मैं आपको एक बात बताऊं, यहाँ का माहौल कैसा है। यहाँ का जी। माहौल ऐसा हो चुका है कि ऑब्वियसली आपके पास दो पार्टी तो है, डेमोक्रेट पार्टी है, रिपब्लिकन पार्टी। अनफॉर्चुनेटली डेमोक्रेट पार्टी कुछ बोल नहीं पा रहे हैं, उनका जो अगर कोई काउंटर आर्ग्यूमेंट भी है वो सही तरह लोगों के पास पहुंच नहीं रहा है। और रिपब्लिकन पार्टी में ऐसे हो चुका है, टोटल कैपिचुलेशन जिसको कहता है, कि कोई उनका आजू बाजू में या पार्टी पॉलिटिक्स में कोई ऐसा नहीं है जिनको सीधा होके बोल सकते कि आपकी ये पॉलिसी सही नहीं है। अनफॉर्चुनेटली प्रेसिडेंट के हिसाब से उनको तो बिठाया गया है, लेकिन उनके पीछे जो पॉलिसी मेकर्स है, जो प्रोजेक्ट 2025 के नाम से जाना जाता है, तो वो जी। उनके जो हेरिटेज फाउंडेशन, स्टीवन मिलर, रासवॉट, दे आर द वन हु इज एक्चुअली गाइडिंग हिम। तो वो जिसके लिए वो पॉलिटिक्स में आए थे, हमें यही लगा था कि वो एक्चुअली डीप स्टेट को फाइट करने के लिए आए थे, लेकिन वो खुद पार्ट ऑफ डीप स्टेट बन चुके हैं। अब रिपब्लिकन पार्टी में ऐसे भी हो रहा है कि अगर आप प्रेसिडेंट ट्रम्प को अगर उनके सारे पॉलिसीज को आप अलाइन नहीं करते हो और प्रेसिडेंट ट्रम्प को पसंद नहीं करते हो, तो आप रिपब्लिकन भी बन नहीं सकते हो। तो यस। ये बात भी आप चल रही है। सो इट इज कंप्लीट कैपिचुलेशन एंड देयर इज नो ऑपोजिशन, देयर इज नो solid strong opposition at this point of time. So democracy is खत्म यहाँ पे, इस कंट्री में it's over. आगे जाके यहाँ पे कैसे ही चेंजेस होगा देखा जाएगा। एक ओल्डेस्ट अपॉर्चुनिटी डेमोक्रेसी के लिए पूर्णिमा जी कह रही है कि यहाँ डेमोक्रेसी खत्म हो रही है, जिसके लिए दावा किया जाता है कि ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी है दुनिया में। आप तो कह रहे हो खत्म हो रही है, मेरी मेरी नजर से तो मैं बोल रही हूँ खत्म हो चुकी है। देखिए 2026 में नवंबर में इलेक्शन आने वाली है। ये नवंबर में इलेक्शन में एक अपॉर्चुनिटी आ सकती है, लेकिन उससे पहले कुछ भी हो सकता है। इन टर्म्स ऑफ मार्शल लॉ इम्पोज करा जा सकता है यहाँ पे। जैसे डिफरेंट जी। डेमोक्रेट सिटीज में आपने देखा है कि मिलिट्री, फेडरल मिलिट्री, आइस मिलिट्री तो उनको कहा नहीं जा सकता, और आइस को आप पैरा मिलिट्री कह सकते हो, उनको मोबिलाइज किया गया है। और ऐसा नहीं है कि वो शांति से काम कर रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि दे वांट द कॉन्फ्रंटेशन एंड उसको वीडियो करके पोस्ट करके लोगों को भड़काना, इट्स पार्ट ऑफ द स्ट्रेटेजी। तो 2 दिन पहले एक यूएस सिटीजन मारा गया है मिनियापोलिस में। उसका यस। कोई इंटेंशन, हम लोग वीडियो को चारों तरफ का एंगल से हम लोग देखे हैं, उसका कहीं दिखा नहीं है कि शी वाज प्रोटेस्टिंग या शी वाज ब्लॉकिंग या शी वाज बीइंग यू नो वीडियो साफ दिखाई दे रहा है कि उसपे कुछ ऐसा नहीं है। कुछ भी नहीं था उसको। इट वाज शी वाज शॉट इन द फेस सर। इट वाज अ ट्रेजेडी बियॉन्ड ट्रेजेडी। और उससे पहले कि कोई और नैरेटिव हो सके, ट्रम्प के एडमिनिस्ट्रेशन के डीएचएस, जो हम लोग का जो होमलैंड सिक्योरिटी सेक्रेटरी है क्रिस्टी नोम, वो पोडियम में जाके बोल दिया शी इज अ डोमेस्टिक टेररिस्ट। कुछ हमें आई मीन वाज शी एक्चुअली द टारगेट दैट आईएसयू उनको स्टॉप करना चाह रहे थे, उनको यस। पकड़ना चाह रहे थे, उनको उठाना चाह रहे थे? कुछ भी नहीं है। अभी धीरे धीरे प्रोपागेंडा ऐसे फैला रहे को उस जिसको मारा गया है उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन चलाना चाहते थे प्रेसिडेंट ट्रम्प की एडमिनिस्ट्रेशन, और उनके जो वाइफ है उनके ऊपर भी इन्वेस्टिगेशन चलाना चाह रहे थे। जो पुलिस पुलिस तो नहीं कह सकते, आइस की जो एजेंट है जिन्होंने मारा, उनको एक विक्टिम की तरीका से लेबल किया गया है। तो all these things are part of narrative work. All these things are part of psychological work. आपको एक चूज करना पड़ रहा है, आप किसके साथ हो। आप अगर बोलोगे कि वो आइस एजेंट गलत है,
आपको सीधा-सीधा बोल दिया जाएगा, आप डोमेस्टिक टेररिस्ट हो, आप अमेरिकन नहीं हो, आप पुलिस के अगेंस्ट हो, आप अमेरिका के पुलिस के अगेंस्ट हो। तो ये नैरेटिव वॉर जो चल रहा है, ये बहुत ही सोची-समझी एक रणनीति चल रही है। आपने देखा होगा यस्टरडे 75 कंट्रीज को टारगेट किया है वीजा यस, प्रोसेसिंग, है ना? सुपर बात। जी, उसमें मैंने एक पोस्ट भी किया था। इट वाज बियॉन्ड आवर अंडरस्टैंडिंग। सब तो मतलब कंजर्वेटिव आपने जो जो पोस्ट किया वो तो बहुत क्लैरिटी के साथ बहुत स्ट्रांग पोस्ट है वो। थोड़ा-सा बताइए हमारे लोगों जी, को भी, जी, दर्शकों मैंने ये पोस्ट किया था कि वो 75 कंट्रीज़ कौन-कौन थी। 60% उसमें नॉन व्हाइट कंट्रीज़ थे, 35% मुस्लिम कंट्रीज़ थे, 15% उसमें बेसिकली कम्युनिस्ट कंट्री थे, को। और उसमें से 15 कंट्रीज़ में आपको 20 टाइम्स अमेरिका का कू हो चुका है। तो वे ही कंट्री, और उसमें सबसे बड़ी बात है, वो सारे कंट्रीज आप एक साथ जुट के आप उनका रिसोर्सेस आप टैबुलेट करेंगे, उस कंट्री की रेयर अर्थ मिनरल्स ऑयल रिसोर्सेस मिला के 170 ट्रिलियन डॉलर की वर्थ है सर। और यही वजह है कि अमेरिका चाहते हैं कि किसी ना किसी तरीका से सबको कब्जा करे, कंट्रोल करे, राउट आपका शिपिंग राउट्स हो, आपका मटेरियल राउट्स हो, उनको कंट्रोल करे। तब उनको जाके लगेगा हम सुपर पावर है। ऑलरेडी सुपर पावर है, 30 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी है हमारी यहाँ पे। इससे बड़ी इकोनॉमी अभी कोई है नहीं, सबसे बड़ी इकोनॉमी के तौर पे काम कर रहे हैं। लेकिन जी पूरी डिप्लोमेसी उन्होंने इकोनॉमिक्स के साथ जोड़ती है। क्या ये जो टैरिफ वाला इशू है, ट्रम्प साहब ने कहा कि अमेरिका का फायदा हो रहा है, अमेरिका के लिए ये सारा काम किया गया है, टैरिफ का फायदा अमेरिका को हो रहा है। दूसरी जो बात मुझे समझाई गई कि अमेरिका का जो डी इंडस्ट्रियलाइजेशन था पहले, कि भाई पैसे वाले सब लोग हैं, उनको जरूरत ही नहीं इंडस्ट्री, अब ये इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ अमेरिका बढ़ रहा है, उसकी एक्सरसाइज है, या डी डॉलराइजेशन जैसे दुनिया में एक्सरसाइज हो रही है, उसका नतीजा है। व्हाट डू यू थिंक? देखिए, मेरे ख्याल से ये जो डी डॉलराइजेशन शुरू हुआ है, और एक्चुअली आगे जाके इसकी एक्सेलरेशन होगी, ये एक बहुत बड़ी इशू है अमेरिका के लिए। कि आप देखिए, जैसे हमारा पेट्रो डॉलर हुआ करता था, सऊदी से जो सारा ऑयल यहाँ पे आया करता था, सारा डॉलर में हुआ। तो धीरे धीरे आपकी अभी जो यूएस डॉलर का शेयर है, वो भी तो कम हो चुकी है ना इन टर्म्स ऑफ। हाँ, तो ये 40% के करीब हो चुकी है। तो दिस इज बेसिकली ए कंट्रोल मैकेनिज्म ना, ये करेंसी मैनिपुलेशन है, उसको वेपनाइजेशन करके अमेरिका को टॉप में रखने का एक। हाँ जी। सो ये दिस इज अ मेजर पार्ट ऑफ इट। अपने इंडिया भी तो अभी रुपी में ट्रेड कर रहे हैं, रशिया रूबल में कर रहे हैं, तो चाइना योन की भी बात कर रहे हैं, ऑब्वियसली हो रहा है। सो अभी जो ये सिचुएशन हुआ, वेदर इट्स वेनेजुएला हो, ईरान हो, क्यूबा हो, कोलंबिया हो, कहीं कोई भी कंट्रीज हो, सारे जो छोटे कंट्रीज, आप देखिए, अब आपको एग्जांपल देती हूँ, ग्रीनलैंड की बात जो हो रही है, ग्रीनलैंड की इकोनॉमी 3 to 4 बिलियन डॉलर। आप कोई भी एक छोटा सा कंपनी उठा के देख लीजिए, 2 to 3 to 4 बिलियन डॉलर की एसेट होती है उनकी। तो ग्रीनलैंड इज अ स्मॉल कंपनी, साइज ऑफ ए स्मॉल कंपनी यस, विथ 57,000 पीपल। छोटे, उनका सॉवर्निटी को मतलब कोई इनका इनका अपना कोई डिसीजन नहीं हो सकता। आप छोटे हो, बड़े हो, अपना कोई रिस्पेक्ट और डिग्निटी नहीं है। ट्रम्प तो वही मैसेज दे रहे हैं ना, आप अगर छोटे हो, आपकी इकोनॉमी छोटी है, आपको हम हड़प सकते हैं, आपको आप खरीद सकते हैं, आपको जैसे आपके। वेनेजुएला में किया है, और जैसे वो अब किस किस देश को वो 51, 52, 53 स्टेट बनाएंगे यूएस की, ये समझ नहीं आ रहा है कि आज जग जाए। हम रात को सोते हैं तो सुबह सोचते हैं कि आज क्या नया हुआ होगा यूएस में, ट्रम्प साहब के मूड में आज क्या जच गया। ऐसा होता ना कि कई लोगों को नहीं, पहले एक जमाने में हिंदुस्तान में नवाबों को, राजाओं को पसंद होता कि ये राजा को पसंद आ गया महाराज साहब को, तो वो हमारा हो गया। ऐसा ट्रम्प साहब का। मेरे को तो लगता है कभी कभी प्रेसिडेंट ट्रम्प शायद इसीलिए नहीं सोते, उनको लगता है कि अगर आंख बंद हो गया कोई कुछ और प्रॉब्लम ना हो जाए। सैडली स्पीकिंग दो, इनको बहुत डर है कि अमेरिका इज अंडर इन्वेशन, इसीलिए व्हाइट सुप्रीमेसी का एक प्रोपागेंडा चलाया है, क्रिश्चियन सुप्रीमेसिज्म की शेर एक सुप्रीमेसी। प्रोपागेंडा चल। जी। और नाइजीरिया में अभी जो रिसेंट अटैक किया है, वो भी क्रिश्चियन सुप्रीमेसी के ऊपर किया है, वो जबकि उनके लोग बोल रहे हैं कि इट इज नॉट जस्ट द क्रिश्चियन, इट इज टेररिस्ट अटैक ऑन एवरीबडी। बट यस, अनफॉर्चुनेटली आपको याद है
काफी सालों से इंडिया को भी सीपीसी डिक्लेयर करने के लिए कोशिश कर रहे Yes. हैं, कंट्री ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न। अभी जो Yes. इंडियन क्रिश्चियंस है, इंडियन मुस्लिम्स है, वो भी तो वाशिंगटन डीसी के साथ काम करके इंडिया को करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको ट्रैप करने की कोशिश कर रहे हैं। इनफैक्ट मोदी जी की जो वीजा नहीं लगा था काफी साल पहले, वो भी तो इन्हीं की देन है ना। इंडियन क्रिश्चियन जो कम्युनिटी इसी है लॉबी अमेरिका में, इसी लॉबी की। डीसी में, प्लस द मुस्लिम कम्युनिटी, दे आर वेरी रिलेंटलेस एक्चुअली। अगर मोदी कभी प्राइम मिनिस्टर नहीं बनते इंडिया की, तो इनका वीजा तो यहाँ पे बंद हुआ पड़ा हुआ था। उनको तो डिक्लेयर करा गया था कि इज ए डिक्टेटर एंड मुस्लिम को मारा है। अभी तो ये एजेंडा भी चलाया जा रहा है कि इंडिया में हिंदू नेशनलिस्ट आर किलिंग क्रिश्चियंस एंड मुस्लिम्स, द माइनॉरिटी। हाँ, ये Yes. प्रोपागेंडा चल रहा है, लेकिन इंडिया का भी जो काउंटर नैरेटिव है वो स्ट्रांग नहीं है, यहाँ पे नहीं पहुंच रही है। हमारे जैसे लोग बोलते हैं, और हमें बोला भी जाता है इंडिया के बारे में क्यों बोलते हो, हम इंडियन थोड़ी है। ओ इंडिया से इंडियन लोग ही ऐसे बोलते हैं। सबसे ज्यादा आपको अगर दुश्मन मिलेंगे तो आपकी कम्युनिटी के इंडिया अंदर भी मिलेंगे सर। उनको वहां आराम से रहना है, वो नहीं चाहते कि कोई परेशानी उनके लिए हो। लेकिन प्रॉब्लम ये है ना कि आइडियोलॉजी का प्रॉब्लम हो गया ना। तो आप हिंदू कल्चर को छोड़ सकते हो ना, हिंदुइज्म को छोड़ सकते हो, लेकिन पुश कम शव यहाँ पे यही होने वाला है कि हिंदूज आर गोइंग टू बी टॉर्चर्ड, coerced टू कन्वर्ट टू क्रिश्चियनिटी, क्योंकि यहाँ पे एजेंडा ही चल रहा आप है। बड़ी सीरियस बात कह रहे हैं। सीरियस है सर, बहुत सीरियस है। अगर आप वाइट नहीं हो, आप अमेरिकन कैसे बन सकते हो? अगर आप हिंदू हो ऊपर से, आप अमेरिकन बन ही कैसे सकते हो? क्योंकि आपकी तो आइडियोलॉजी भी डिफरेंट है ना। तो आप डिफरेंट है। अमेरिकन कैसे बन सकते हो? ये आइडियोलॉजी का कल्चरल वॉरफेयर शुरू हो चुकी है। अभी कुछ दिन पहले वो हनुमान स्टैचू जो था शुगरलैंड टेक्सास में, उसके ऊपर बात हो रही थी, आपको पता ही है। वहां पे स्टैचू क्यों बनाया कि हिंदूज आर टेकिंग ओवर अमेरिका, हालांकि हमारी लोकेलिटी, हमारा कम्युनिटी सिर्फ 1.1% है। इनका इतना डर लग गया हमारे से कि हम हमारा स्टैचू भी निकालना चाहते हैं सर। अब इंडिया में कितने जीसस का और स्टैचूज है, इंडियंस तो उस तरह से नेचर बाय नेचर भी उस तरह से नहीं है कि भाई लेकिन वो फर्क नहीं पड़ एक्सपेंसिव। रहा है ना। वही तो मैं बात कर रही हूँ, मैं बात ये बता रही हूँ और कि उसकी हमारे ही कंट्रीब्यूशन है यूएस में, यूएस को आगे बढ़ाने में कंट्रीब्यूशन है इंडियन कम्युनिटी का बड़ा। फर्क नहीं पड़ता, अभी फर्क नहीं पड़ता। देखिए एट द एंड ऑफ द डे, यहाँ पे व्हाइट क्रिश्चियन सुप्रीमेसी का जो एक एजेंडा और नारा लग रहा है, ये बहुत सीरियस मैटर है। हमारे जैसे को अमेरिकन सिटीजनशिप होने के बाद भी हमें क्वेश्चन करा जाएगा, हमें डाउट इसलिए करा जाएगा कि हम हिंदू है, हम क्रिश्चियन नहीं है। और क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे देखो, इंडिया तो डुअल सिटीजनशिप नहीं देती। हाँ, यस, हम तो अगर अमेरिकन सिटीजन ले लिया है बने तो फिर आप। कि हाँ। पासपोर्ट सरेंडर करना पड़ा ना, ये भी हमारे यस। ऊपर क्वेश्चन आएगी। लेकिन आप यूरोपियन की कंट्री की ले लीजिए, डुअल सिटीजनशिप है। यहाँ पे इनफैक्ट मिलेनिया की स्लोवियन सिटीजनशिप है डुअल पासपोर्ट से, और बैरन ट्रम्प की है, लेकिन उनके बारे में कोई बात नहीं कर सकते हो आप। वो दे आर बियॉन्ड लॉ, दे आर बियॉन्ड एनी पॉलिसी, दे आर अनटचेबल्स। ये किंग बन चुके हैं यहाँ की सर, अनफॉर्चुनेटली। तो यही सिचुएशन चल रहा है। आर यू सेइंग इंडियंस और स्पेशली हिंदूज आर एट रिस्क? 100%, there is no doubt about it. तो जो भारत सरकार है और भारत सरकार की एम्बेसी है, उसकी पॉलिसी को आप किस तरह से देख रहे हैं? जैसे आपने कहा कि वो एजेंडा उनके नैरेटिव को खत्म भी नहीं कर पा रहे और यहाँ का हमारा स्ट्रॉन्ग नहीं, तो क्या है, किस तरह से ये जो इंडियंस जो भले यूएस में सिटीजनशिप ले लियो, जिन्होंने नहीं ली है, वो किस तरह से जी रहे हैं, क्या मुश्किल में जी रहे हैं? अभी एक तो ये काम हो गया जो वीजा पर आपने जिस तरह से पाबंदी लगाई, जो फीस को बढ़ाया, उससे भी एक मुश्किल हो गई। बहुत सारे बच्चे लोग यहाँ आ गए हैं तो वो वापस नहीं जा पा रहे हैं, जिनको जाना था वो नहीं जा पा रहे। तो इससे अमेरिका का नुकसान नहीं हो रहा? और टैरिफ को लेकर खास तौर से ये एक बात मैं समझना चाहता हूँ, जो ट्रम्प साहब का फर्स्ट वाला कार्यकाल था वक्त, और अब सेकंड टाइम जो ऑफिस है उनका, उसमें भारत के साथ रिलेशनशिप में क्यों फर्क है? अभी तक तो हम लोग यहाँ बैठ के समझ रहे थे कि ट्रम्प साहब और मोदी साहब की बहुत दोस्ती है, जिसके लिए पिछली बार जो स्लोगन भी दिया गया था कि अब की बार ट्रम्प सरकार को लेकर, ये कुछ बदलाव हुआ या ऐसा ही था? अच्छा, मैं दो चीज में इसको बांटूंगी। पहले मैं आपको इमिग्रेशन की बोलती हूँ। ये कंट्री जो बना हुआ है, थोड़ा सा हिस्ट्री अगर हम पीछे जाएंगे,
ये 1776 में तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से हमारी फाउंडेशन ऑफ द कंट्री स्टार्टेड बोल के 250 इयर्स हो रहा है 2026 में। तो इट्स अ बिग डील दैट प्रेसिडेंट ट्रम्प इज द प्राइम प्रेसिडेंट ऑफ दिस कंट्री एट इन दिस एनिवर्सरी ऑफ 250 इयर्स। यस, तो उसको हिस्टोरिक बड़ा टाइम। हाँ जो दिखाना भी चाहते हैं, और उनको एक एजेंडा है कि उनको जाना जाए कि वो बहुत एक भारी पॉलिटिशियन हुआ करते थे। उनका जो एक छवि वो माउंट रशमोर में भी बने, और ऐसे ही किंग के अपना पिक्चर भी डालते हैं अपने सोशल पोस्ट में, आपने देखे। तो उनका एक एजेंडा है, इसीलिए वो नोबेल पीस प्राइज भी चाहते हैं। यहाँ पे वॉर बम गिराते हैं, वहां पे नोबेल पीस प्राइज मांगते हैं। और नोबेल पीस प्राइज नहीं मिला तो जिसे मिला उससे भी हड़पने के लिए जा रहे थे। सो इट नहीं तो इज ये एन पॉलिसी इंटरेस्टिंग थिंग। पैराडॉक्स नहीं है? ये पॉलिसी ऑफ पैराडॉक्स नहीं है कि वो हर दिन तो जंग की बात करते हो, नोबेल पीस प्राइज भी चाहिए उनको? 100% लोगों को, अगर आप बिना बायस की इसको आप एनालाइज करेंगे, आपको हिपोक्रेसी दिखेगी। लेकिन यहाँ पे मागा बेस जो है इनकी, व्हाइट क्रिश्चियन बेस जो है इनकी, उनको नहीं दिख रहा है। और जो प्रेसिडेंट ट्रम्प की सपोर्टर है, रिपब्लिकन पार्टी है, इनको नहीं दिख रही है। मैं तो अनबायस्ड हिसाब से, जो पॉलिटिकल एनालिस्ट के हिसाब से सब पॉलिसी को मैं एनालाइज करती हूँ, आइदर वो Yes. मेरी पार्टी की हो या किसी और की पार्टी की हो, इम्पैक्ट किस पे होंगे उस पे एनालाइज करती हूँ। तो मेरा बायस थोड़ा सा कम रहता है। लेकिन सबका ऐसा नहीं है। आप इतना ओपनली आप डिस्कस करते हुए आप नहीं देखोगे। तो अब जब इमिग्रेशन की बात होती है, यहाँ पे लिटरली स्पेसिफिकली व्हाइट क्रिश्चियन की जो डोमिनेंस है वो एस्टैब्लिश करने की बात हो रही है। आपने काफी सारे ऑर्गेनाइजेशन को देखे होंगे, वहाँ पे बड़े बड़े रैलीज होती है, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है लेकिन मेगा चर्च लाइक रैलीज करते हैं। वहाँ पे जीसस को इन्वोक करा जाता है, वहाँ पे अपने आइकॉन्स के बारे में बातें करा जाता है, वहाँ के बाइबल की वर्सेस की बातें करा जाता है। तो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग ओवर हियर। तो इसका मतलब क्या है, मतलब जो हमारे जैसे माइनॉरिटीज है, हम तो सिर्फ माइनॉरिटीज नहीं, तो हम तो माइक्रो माइनॉरिटीज के अंदर पड़ते हैं माइक्रो ना। वन माइनॉरिटीज, पॉइंट माइक्रो जी माइनॉरिटीज 1.1% छोटा सा है, लेकिन उनको हिंसा है हमारे ऊपर। दे हेट अस बिकॉज ये जो कम्युनिटी, इंडियन कम्युनिटी इंडिविजुअली वेरी सक्सेसफुल। उनका लॉयर्स, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स आप देखेंगे हर फैमिली में है। बिजनेस में सक्सेसफुल है, होटल्स ओनर्स और आपको गुजराती मिल जाएंगे, गैस स्टेशन ओनर्स आपको पंजाबीज मिल जाएंगे। ऐसे ही आपको मतलब बिजनेस से लेकर आईटी सेक्टर से लेकर आईटी सीईओ सेक्टर लेकर में भी तो आपको, बहुत। हाँ जी, बहुत इंडियंस इंडिविजुअली सक्सेसफुल है। लेकिन एक प्रॉब्लम है इस कम्युनिटी की, हमारी हिंदू कम्युनिटी इज नॉट टुगेदर। वी डोंट वोट इन ब्लॉक। हम अगर ट्रम्प को, अगर मैंने ट्रम्प के लिए कैंपेन भी किया है, वो इंडिविजुअली वोट किया है। अगर उनको अच्छा लगा ट्रम्प को वोट किया है, ऐसे नहीं है कि हमने कह दिया और सबने ट्रम्प को हमने वोट कर कर दिया लिया। उसमें। जी लेकिन माइनॉरिटी तो सिंड्रोम में तो अक्सर ऐसा होता है पूर्णिमा जी कि वो एन ब्लॉक एक साथ रहता है। लेकिन माइनॉरिटी हमारे नहीं। माइनॉरिटी साइकोलॉजी जिसे भी हम लोग कहते हैं, वो भले ही हिंदुस्तान में भले ही अलग अलग रहते हो, वो मराठी हो, गुजराती हो, तमिल हो, लेकिन हम समझते हैं कि इंडिया से बाहर जब जाते हैं तो हम इंडियन होते हैं। वो कम्युनिटी के तौर पर आप नहीं देख रहे वहां। नहीं, एक एक चीज है एक्चुअली मैं बोलना चाहूंगी। ब्लॉक में वो वोट करते थे इन जनरल, एक्चुअली डेमोक्रेट्स को वोट करते थे। मैं एक आई थी 10 साल पहले, शायद ऐसे ही दो तीन और आपको देखेंगे जो रिपब्लिकन साइड के साथ अलाइन हुए थे, और बहुत वोकली हम लोग प्रेसिडेंट ट्रम्प के लिए कैंपेन किए थे। और उसके वजह से क्या हुआ कि आपको 19 to 20% टिल्ट भी आपको दिखाई दिया। और द रीजन वाज प्रेसिडेंट ट्रम्प वाज राइट, जो कह रहे थे वो सही था। लेकिन किसी को नहीं पता था वो इतने बड़ा एक पलटी मारेंगे, राइट। तो तो यहाँ पे हुआ क्या है, जनरली डेमोक्रेट वोटर्स है इंडियन अमेरिकन, बिकॉज आई थिंक इंडियन अमेरिकन सोचते कि वो लोग थोड़ा सा इमिग्रेंट फ्रेंडली है। इमिग्रेंट फ्रेंडली। जब मैं, हाँ जी, जब मैं रिपब्लिकन की बातें करती थी, कंजर्वेटिज्म की बातें करती थी, मेरे को भी बहुत सुनना पड़ता था, आपको भी उठा के फेंक देंगे वहां से, निकल जाओ निकल जाओ। बट I had to stick to my guts. I had to stay true to यस। what I was seeing and observing.
तो मेरा जो एक्शन था इट वाज अलाइंड विद प्रेसिडेंट ट्रम्प आल्सो, क्योंकि ही वाज एन एंटी वॉर प्रेसिडेंट, ही एक्चुअली स्पोक अबाउट एंटी वॉरिज्म, और अभी आते ही डिफेंस को डिपार्टमेंट को रीनेम करके वॉर कर दिया। एक्चुअली वो कर नहीं सकता बिकॉज इट हैजंट बीन अप्रूव्ड बाय कांग्रेस एज ऑफ येट। तो yes, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ही है, लेकिन सामने सामने उसको वॉर कर दिया, सारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से लेकर सारा कम्युनिकेशन में पे चेंज कर डिपेंड दिया। करता है वो। बट ही कांट डू इट, ही डजंट हैव द अथॉरिटी टू डू इट। सो वही आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ, ही इज डूइंग व्हाटएवर ही वांट्स टू डू, नोबडी इज एबल टू कम्युनिकेट टू हिम दैट ही इज रॉन्ग। और अपना जो लेजिस्लेटिव ब्रांच है यहाँ पे, कांग्रेस और सेनेट, वो भी डेड हो चुका है, कोई बोलते ही नहीं है। तो सो यहाँ पे ये सिचुएशन, सो इमिग्रेशन में जो आपकी जो क्वेश्चन था, दिस इज, हम जैसे लोग स्केपगोट बने हुए बिकॉज सक्सेसफुल, और हम लोग एकजुट नहीं है। हम, चलो डेमोक्रेट पार्टी वाज नॉट रियली हिंदू फ्रेंडली और Yeah, इंडियन फ्रेंडली, भी इंडियंस उन्हीं को वोट देते हैं। आप कैलिफोर्निया, न्यूयॉर्क, हर जगह में देख लो, yes, डेमोक्रेट्स को ही वोट जाती है, Democrats इंडियन को vote। अमेरिकन उन्हीं को वोट देते हैं। तो यहाँ पे ये थोड़ा सा टिल्ट आया था लास्ट इलेक्शन में, बट आगे जाके अगर इलेक्शन हुआ तो ये फिर से वापस डेमोक्रेट के पास चले जाएंगे, बिकॉज ट्रम्प डिडंट फॉलो थ्रू व्हाट ही सेड ही वाज गोइंग टू डू। Yeah, तो हम उसको सपोर्ट भी नहीं कर सकते, हम उसको जाके काउंटर आर्ग्यूमेंट भी नहीं कर सकते ना, चलो रिपब्लिकन पार्टी ने कुछ कुछ सही चलो, किया, आप इधर आ जाओ। अभी हमारे पास कोई आर्ग्यूमेंट ही नहीं है ना। तो अब इमिग्रेशन की सिचुएशन आप देखो तो वी आर द स्केपगोट, जैसे वो 1945 में आपकी जूस को स्केपगोट बनाया था yes, यूरोप में, yes, वो ऐसे ही हम लोग स्केपगोट यहाँ पे है। आपको याद है 1972 में युगांडा में भी इंडियंस को स्केपगोट बनाया था। yes, हमारी पॉपुलेशन स्मॉल है लेकिन सक्सेसफुल जरूर है, बिकॉज ऑफ इट वी ऑलवेज बिकम स्केपगोट। तो हम अमेरिका में वी आर द न्यू जूस। अब अमेरिका की शुरू हो जाएगा तो फिर यूरोप में भी। अब कुछ दिन पहले आपने देखा होगा आयरलैंड में कैसे टारगेट करा आइलैंड जा में रहा तो हुआ ही था है बड़ा सारा। या जी। तो यहाँ पे भी हो रहा है, वेदर इट्स टेम्पल्स बोल दीजिए, यहाँ पे हमारे स्किन कलर पे, हमारी सभ्यता पे, हमारी फेथ पे, हमारे रिलीजन पे बात होती है। हमें सीधा सीधा कहा जाता है कि यू आर फिल्दी, यू आर स्मेली, यू आर अनसिविलाइज्ड, यू आर प्रिमिटिव, यू आर सैवेजेस, यू डोंट बिलोंग इन अमेरिका, यू गो बैक टू इंडिया। लेकिन वो व्हाइट अमेरिकन को नहीं बोलेंगे, व्हाइट यूरोपियन डिसेंडेंट्स को नहीं बोलेंगे। मैं तो उल्टा उनको जवाब देती हूँ, आपको कहाँ भेजू, आयरलैंड भेजू या स्कॉटलैंड, स्कॉटलैंड भेजू या जर्मनी भेजू। तो बट सब लोग रिस्पॉन्ड नहीं करते। लेकिन हमारे इंडियंस को एक आदत है सर कि कुछ भी कोई कह दे हम चुपचाप रहे। कब तक चुपचाप बैठोगे? आपको तो यहाँ पे सिंहासन में बिठा के पोजीशन नहीं दिया जाएगा ना, आपको यहाँ से हटाया जाएगा। बिकॉज आप कन्वर्शन भी कर लोगे क्रिश्चियनिटी में, आप स्किन कलर के आप चेंज कर तब भी पाओगे? उसमें वो बराबर तो नहीं हो पाएंगे। नहीं। हम अगर अगर अब क्रिश्चियनिटी भी हम चेंज भी कर लोगे आप, फिर भी आप वो लोअर क्लास इंडियन ही दिखा रहेंगे। जाओगे ना, आपके चेहरे से, डीएनए से। जब तक यस, आपकी मिक्स मैरिज होके चिल्ड्रन नेक्स्ट टू नेक्स्ट नेक्स्ट जनरेशन नेक्स्ट में जनरेशन नेक्स्ट टू नेक्स्ट समवेयर वाइट ना बन जाए, तब तक तो आप वही सैवेज और प्रिमिटिव ही रहोगे, है ना। तो जनरेशन। अनफॉर्चुनेटली दिस इज द रियलिटी, हमें एक्सेप्ट करना चाहिए। और इंडियंस का एक आदत है सर, एक नाइस सर्टिफिकेट हमें चाहिए वेस्टर्न से, हमें यूरोप से, यूके से, हमें अमेरिका से नाइस अमेरिका से। बनने की बहुत बड़ा बड़ा आदत हमारी है। हम, मैं नाइस नहीं हूँ, मैं बोल देती हूँ आई एम नॉट नाइस, यू नो, आई डोंट वांट योर नाइसिटी सर्टिफिकेट। तो मुझे जो भी बोला जाए, मुझे गालियां दिया जाए, मुझे लेबल किया जाए, करते रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं। बट मुझे जो बोलना है मैं बोलूंगी। अब अगर आपको मुझे उठाना है, मुझे वैनिश करना है, मुझे फ्रेम करना है, मुझे फेक केस में ये करना, करना है, कुछ भी फाइट कर तो करना सकते है, हो, फाइट कुछ भी करना कर है। सकते हो, दे कैन डू इट सर। अब वेनेजुएला की प्रेसिडेंट को उठा के लेके आ गए, हम कौन होते हैं यहाँ पे, है वो ना। तो मतलब उससे ज्यादा गुंडागर्दी तो क्या हो सकती है कि जी। वेनेजुएला के साथ जैसे किया। एक चीज समझाइए कि क्या इंडिया के साथ रिलेशनशिप में कोई बड़ा बदलाव आप देख रहे हैं? यहाँ पर भारत सरकार बार बार कह रही थी कि नहीं, टैरिफ में दिसंबर में कुछ हो जाएगा, अभी कुछ हो जाएगा। अभी यहाँ जो एम्बेसडर बन के आए सर्जियो, उन्होंने भी कहा कि भाई जो ट्रम्प साहब हैं वो मोदी को बहुत बेस्ट फ्रेंड मानते हैं और हम लोग इंडिया के साथ बेटर करना चाहते हैं। व्हाट डज इट मीन? डू यू थिंक समथिंग, सम होप?
सर मेरे ख्याल से 2 दिन या पहले या कल की बात है, टाइम डिफरेंस की बात होगी। यहाँ पे मैंने न्यूज़ देखा, जयशंकर की नोट देखा, उन्होंने लिखा था कि कॉर्पोरेट वी हैव एग्रीड टू स्टे इन टच। आप इसी से मतलब बना लीजिए क्या है इसका। सर्जियो गोर कुछ भी बोले, फ्रेंड बोले ना बोले, आप प्रेसिडेंट ट्रम्प की सिर्फ उन्हीं की भाषा से आप समझ सकते हो वो क्या सोच रहे। वो डेड इकोनॉमी बनाया था कभी इंडिया को। उनके जो कैबिनेट की फोर्स है, दे पीटर नवारो नवारो बोलते थे कि इंडिया तो महाराजा टैरिफ लगाते हैं। और लुटनिक, हावर्ड लुटनिक कुछ दिन पहले आके, याद है आपको, सितंबर 2025 में उन्होंने बोला था कि इंडिया इज गोइंग टू कम टू द टेबल एंड से सॉरी। भाई क्या सॉरी बोलेंगे, इंडिया ने क्या कर दिया? और अब जनवरी 2026 में वही हावर्ड लुटनिक बोल रहे कि मोदी ने फोन नहीं किया इसलिए ट्रेड डील नहीं बनी। देखिए अभी मेरे तो, ख्याल से लेकिन उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा कि हमने तो 8 बार ट्रम्प से बात की, ये हुआ क्या है क्या ये? एक तो समझ में नहीं आता, ऑपरेशन सिंदूर में वो 50 बार तक सीज फायर करवा चुके, 50 बार उन्होंने बोला, पता कहते हैं नहीं कि भाई झूठ 50 बार बोला है, 100 बोलोगे बार तो बोला लगेगा। है, डजंट रियली मैटर। लेकिन मैं आपके इंडियन चैनल्स में काफी मेरा रोज ही बैठती हूँ, कोई कुछ ना कुछ चैनल में हमारी बात होती रहती है। मैं Yes. आपको ये समझाने की कोशिश कर रही हूँ, वेदर जयशंकर बोले या मोदी बोले या इंडियन चैनल बोले, आपकी बात यहाँ तक पहुंच नहीं रही है। आप फर्स्ट पोस्ट, आप कुछ थोड़ा 2-3 चैनल आप उठा लीजिए, थोड़ा सा आपका नेशनल शायद टोन है, जैसे वायन ले लीजिए, फर्स्ट पोस्ट ले Yes. लीजिए, टाइम्स ऑफ इंडिया ले लीजिए, एक्सेट्रा। लेकिन उनका बात भी यहाँ तक पहुंच नहीं रहा है सर। तो आपका जो यू हैव टू And they are थिंक not अबाउट bothered. इट। You are saying दे they आर are नॉट not bothered. बॉदर्ड ऑल्सो, एंड दे आर नॉट बॉदर्ड, दे वर नेवर बॉदर्ड। अब इंडिया की कोई भी आप न्यूज उठा के देख लीजिए, कभी भी इट हैज नॉट बीन ए पॉजिटिव न्यूज फॉर इंडिया। तो ये जो, यही मैं नैरेटिव वॉर की बात कर रही थी पहले, साइकोलॉजिकल वॉर की बात कर रही थी। अमेरिकन पॉपुलेशन को पता नहीं है, सिर्फ अमेरिकन पॉपुलेशन नहीं, यूरोपियन पॉपुलेशन को भी नहीं पता, अब साउथ अमेरिकन पॉपुलेशन को भी नहीं पता। अब इंडिया को इसको सीरियसली, रियली यू गाइस हैव टू वर्क ऑन इट, बिकॉज योर नैरेटिव्स, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट मैन्युफैक्चर करो नैरेटिव, लेकिन जो हाँ, सच है narrative वो तो बनाए तो आना सही, चाहिए वो ना। है जो बात है उसको तो जी स्ट्रांगली रखा जाए। जी, जो आपकी जो बात है वो कहीं यहाँ तक नहीं पहुंच रही है, एंड दैट इज द ट्रूथ, यू हैव टू एक्सेप्ट इट, और उसके ऊपर उसको एड्रेस करिए सर। बिकॉज अभी जो भी प्रेसिडेंट ट्रम्प कह रहे हैं, वेदर इट्स थ्रू सोशल मीडिया पोस्ट, वेदर इट इज थ्रू प्रेस कॉन्फ्रेंस, वेदर इट इज थ्रू सम काइंड ऑफ गैदरिंग इन व्हाइट हाउस, ये न्यूज बन जाता है इन 30 सेकेंड। लेकिन वैसा यस, नहीं है फॉर इंडिया। तो you have to understand, whether it is $30 trillion or a fight between $4 trillion, doesn't matter. India, उभरती हुई इंडिया is a problem for western world, because इंडिया मैं जैसे देखती हूँ, अब वेस्टर्न वर्ल्ड की जो आइडियोलॉजी है वो अब्राहमिज्म से बनी हुई है। उनकी जो यस, कांस्टेंट वॉर कॉन्क्वेस्ट एंड वॉर प्रोपेगेंडा रही है, वो भी अब्राहमिज्म से आती है, हम सुप्रीमेसिज्म से आती है, और उन्हीं की फाउंडेशन है एक्सपेंशनिज्म, उन्हीं के फाउंडेशन है एक्सक्लूसिविज्म। अब यस, हिंदुइज्म में ये सब कोई ये पूरी चीजें आइडियाज नहीं है है, नहीं। ये और आइडिया ही नहीं हिंदूज है। और मोदी जाके हर जगह में बोलते कि हम वसुदेव कुटुंबकम बोलते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इट इज नॉट वर्किंग, यू हैव टू एक्सेप्ट द रियलिटी ऑल्सो। प्रैक्टिकल भी बनी है कभी, क्योंकि आपकी जो आइडियोलॉजी है बहुत अच्छी है, बहुत ही सही है, एंड हमारे लिए, और हम फॉलो भी करते हैं, लेकिन हम ये आइडियोलॉजी आगे बढ़ा के हमें क्या मिला वो भी तो देखिए ना। हम वो भी अगर यहाँ देखना। पे आए हैं, अमेरिका में आए हैं, अमेरिका की सिटीजन बने हैं, हमने कभी कोई डॉक्यूमेंट तो साइन नहीं किया कि हम क्रिश्चियन बन जाएंगे, और हमारे, यस, हमने कभी कोई डॉक्यूमेंट तो साइन नहीं किया था कि हम इंडिया को ट्रैश करने लग जाएंगे। लेकिन आप तभी अमेरिकन बन सकते हो अगर आप इंडिया को ट्रैश करोगे, आप हिंदुइज्म को ट्रैश करोगे, आप वेस्टर्न बनोगे कैसे? नहीं तो अगर मैं हिंदू हूं, उनके नजर से मैं कभी अमेरिकन बन ही नहीं सकती। बन ही नहीं और सकती। एग्जैक्टली सर, यही डोंट ट्रस्ट, प्रॉब्लम, यही जो आइडियोलॉजी का डोंट प्रॉब्लम ट्रस्ट। है। जी, आइडियोलॉजिकल जो डिफरेंसेस है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण रखती है इस समय। अब जो, अगर कोई दुनिया में कोई पीस के बारे में, शांति के बारे में बोल रहे,
और बोलने का अधिकार है, वो सिर्फ इंडिया को है, वो सिर्फ हिंदूज को है, और वो अधिकार आपको क्लेम करना चाहिए सर। मुझे लगता है दिस इज द टाइम टू क्लेम द सिविलाइजेशनल हेरिटेज और सिविलाइजेशनल राइट्स ऑल्सो। आप जाके किसी को भी के ऊपर अननेसेसरीली आप हावी नहीं कर सकते हो अपनी हावी नहीं हो सकते। इकोनॉमी, अपनी मिलिट्री माइट। कोई यस, आपको ग्लोबल पुलिस नहीं बनाया है। तो ये जो पीस का जो नारा है वो इंडिया से आना चाहिए और हिंदू से आना चाहिए। हिंदू कहीं भी बैठे रहे, और अमेरिका में बैठे रहे या तो यूरोप में बैठे रहे, डजेंट मैटर, वहां जी, से आना चाहिए सर। जी। आखिरी सवाल, तो क्या इस नए साल में कुछ आप सुधार देख रहे हैं रिश्तों में? यदि प्रैक्टिकल भी हो, डिप्लोमेटिक भी हो, कुछ सुधार देख रहे हैं या अभी ऐसा ही चलेगा भारत और अमेरिका में? सर आपने देखा होगा कुछ पिछले कुछ दिनों में यूएस एम्बेसी इन इंडिया बहुत अच्छे अच्छे पोस्ट बोल रहे हैं ना इंडिया के ऊपर। यस, मोदी इज ए फ्रेंड, यस, बायलैटरल ट्रेड बढ़ाना चाहते, बात करना चाहते। आप वो छोड़िए, उसके कमेंट्स के पढ़िए। आई एम सो प्राउड दैट इंडियंस आर एक्चुअली राइटिंग। मैं वहां पे जाके लिखती भी हूँ। आई एम सीइंग ए चेंज, ट्रेंड चेंज हो गया। आपके लोग वहां पे जाके लिखते हैं कि हमें नहीं चाहिए। 500% तारीफ किया, आप 1000% भी लगा दीजिए, तभी लगा हमें कोई दीजिए। फर्क नहीं पड़ता। बट प्रैक्टिकली फर्क पड़ता है। बट लेकिन वो उनका जो एक करेज आया है वहां पे यूएस एम्बेसी इंडिया में जाके लिखने का, वो एक चेंजेस है। लेकिन मेरे हिसाब से सर मोदी भी एक प्राउड प्राइम मिनिस्टर है। ही एक्चुअली रन्स ए कंट्री व्हिच इज 4 times द साइज ऑफ द अमेरिकन पॉपुलेशन। हाँ, यस, आज यहाँ पे $30 ट्रिलियन इकोनॉमी है, लेकिन एंड ऑफ द डे आपको ये भी समझना चाहिए इंडिया कहाँ से आया। 75 ईयर्स के पहले वो उसका जीडीपी कहाँ पे पहुंचा हुआ था, लेस देन 2% से लेकर अभी 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बनी हुई है, 5th यस, लार्जेस्ट इकोनॉमी बनेंगे। लेकिन हम जैसे लोगों का भी तो कंट्रीब्यूशन है ना। हमारी इंडिया के साथ जो कनेक्शन है, वो जो हेरिटेज कनेक्शन है, जो सिविलाइजेशनल वो कनेक्शन है, सब चीज़। वो भी तो आप डिनाई नहीं कर सकते हो ना। वहां पे बैठ के जो इंडियन जो हमें गालियां देते कभी कभी सर, बोलते कि वो अपना तो इंडियन सिटीजनशिप दे के अमेरिकन बन चुके, लेकिन ये कभी सोचते नहीं है कि हम लोग कभी इंडियन जो हेरिटेज है वो कभी छोड़े नहीं है। वो एट हार्ट, अमेरिका में बैठ के एट भी हार्ट उसको जो है, आगे बढ़ा रहे हैं। इसलिए मैंने कहा एट हार्ट जो है पुनः हिंदुस्तानी है। तो वो नहीं छूटता और वो ज्यादा मुश्किल काम है। हिंदुस्तान में रह के हिंदुस्तानी बनना तो ठीक है, उसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। लेकिन यूएस में रह के यूएस सिटीजनशिप के बाद भी हिंदुस्तानी दिल रखना बड़ी बात है। तो पूर्णिमा जी, ये तो बहुत अच्छा रहा कि हम लोग इस पर बातचीत करेंगे। आपने बड़े खुलकर, दिल से दिल खोल कर बात की है और लोगों को भी ये नजरिया लगेगा, क्योंकि हिंदुस्तान में थोड़ा सा अलग तरीके से सोचते हैं, यहाँ पर भी कुछ लोग बात। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच कि आपने टाइम निकाला। हम कोशिश करेंगे कि आपसे बात करें जब भी आपको लगता है। आपके लिए थैंक यू वेरी मच, टेक थैंक केयर। यू सो मच, आई एम ऑनर्ड। थैंक यू। जय हिंद। थैंक यू, जय हिंद।